गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू बेटा? आई होप यू आर फैंटास्टिक। बेटा, कल हमने हमारे अतीत भाग 2 का फर्स्ट चैप्टर हज़ारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल को पढ़ा। कल हमने जाना कि भारत का मानचित्र बनाने का श्रेय किसको जाता है? अल इदरीसी को जाता है। हाँ जी, और इसके अलावा ये दूसरा मानचित्र है जो हमारा, ये फ्रांसीसी चित्रकार के द्वारा बनाया गया था। कल हमने ये भी पढ़ा। और उसके अलावा कल हमने ये जाना कि हिंदुस्तान जो शब्द का अर्थ है, हिंदुस्तान शब्द का सबसे पहले प्रयोग मिन्हाज सिराज के द्वारा किया गया था। और हमने कल ये भी जाना कि जो हिंदुस्तान का मतलब पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच का इलाका माना गया है। और आज हम पढ़ेंगे बेटा, किसी भी शब्द का इस्तेमाल करने में इतिहासकारों को बहुत ही सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे। उदाहरण के लिए विदेशी जैसा सीधा साधा शब्द ही ले लीजिए। हमारे लिए आज इसका अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो भारतीय ना हो। हाँ जी बेटा, हम विदेशी किसे कहते हैं? जो बाहर से आया हो, मतलब जो भारत का रहने वाला ना हो, वो क्या कहलाता है? विदेशी कहलाता है। हाँ जी, मध्यम युग की बात हो रही है बेटा। मध्यम युग में ऐसा माना गया था कि जो किसी गांव में अनजान व्यक्ति होता है, जो उसकी समाज और संस्कृति का अंग ना हो, वो विदेशी कहलाता है। समझ आई बेटा आपको? यानी कि गांव वाले मध्यम युग में गांव में आने वाला हर व्यक्ति, चाहे वो शहर से आया हो या पड़ोस के किसी गांव से आया हो, वो विदेशी कहलाता था। और इसके अलावा नगर वासियों के लिए वनवासी विदेशी होता था। वही बात कहने की कोशिश कर रहा है बेटा। नगर से मतलब शहर से आने वाला, नगरवासी मतलब शहर से आने वाला हर व्यक्ति क्या हो गया? विदेशी हो गया। किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक व जातिक परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। ये कहना चाह रहा है कि गांव में रहने वाला व्यक्ति, चाहे वो एक दूसरे की जाति से संबंध नहीं रखता, पर वो फिर भी विदेशी नहीं था। हाँ जी, आगे पढ़ेंगे बेटा हम, इतिहासकार और उनके स्रोत। हाँ जी, इतिहासकार किसी युग का अध्ययन करते हैं, उसकी खोज और प्रकृति क्या है उसे देखते हैं, अलग अलग स्रोतों का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए पिछले साल हमने गुप्त वंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा। इस पुस्तक में हम 700 से लेकर 1750 ईस्वी तक के हजारों वर्ष के बारे में पढ़ेंगे। इसमें बताया गया है कि बेटा पिछले साल यानी कि 6th क्लास में हमने गुप्त वंश के शासकों के बारे में पढ़ा। इस साल हम 700 से लेकर 1750 ईस्वी तक का इतिहास का अध्ययन करेंगे। हाँ जी, अगला पैरा है बेटा, इस काल में इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं उनमें आपको बहुत सी बातें मिलेंगी जो पिछले युग से वैसी ही चली आ रही हैं। इतिहासकार इस काल में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्के, शिलालेख, स्थापत्य तथा लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं। कुछ बातें पहले से काफ़ी भिन्न हैं। इस युग में प्रमाणित लिखित सामग्री की संख्या विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई है। इसके आगे इतिहासकारों की सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल धीरे धीरे कम करने लगे हैं। हाँ जी, पहले पैरे में उसने कहने की कोशिश कर रहा है इतिहासकार कि इतिहासकार इतिहास की जानकारी के लिए सिक्कों का प्रयोग करता है, स्मारक का प्रयोग करता है। स्मारक क्या होते हैं? प्राचीन भवन का प्रयोग करता है, जो आज भी चला आ रहा है। लेकिन समय के साथ साथ इसमें कुछ चीज़ें और भी जुड़ने लगी। और कागज़, जैसे कि कागज़ जो है सस्ता हो गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध होने लगा। लोग धर्म ग्रंथों में, शासकों के वृत्तांत में, संतों के लेखन में, उपदेशों में, हिसाब तथा करों के खातों में इसका उपयोग करने लगे। ये कह रहा है कि पहले सिर्फ अभिलेख यानी कि दीवारों पर लिखे गए चीज़ें ही इतिहासकारों के लिए, जो सिक्के थे वही इतिहासकारों के लिए स्रोत थे जानकारी के लिए। लेकिन धीरे धीरे इसमें कागज़ भी शामिल होने लगा, क्योंकि कागज़ जो था वो सस्ता था और उस पर जो धर्म ग्रंथों यानी हमारे धार्मिक ग्रंथों के बारे में, हमारे संतों के बारे में, हमारे देश के हिसाब किताब के बारे में, हमारे मंदिरों के बारे में जानकारी मिलने लगी। इसके अलावा बेटा वो लोग धनी शासक, जन, मठ तथा मंदिर और पांडुलिपियों से भी एकत्रित करते थे जानकारी। अब आता है कि पांडुलिपि जो क्या होती है? पांडुलिपि क्या होती है बेटा? क्या होती है पांडुलिपि?
पांडुलिपि बेटा क्या होती है? पांडुलिपि जो है हाथ से लिखी जाती है पेड़ के पत्तों पर। पांडुलिपि हाथ से पेड़ के पत्तों पर लिखी जाती है। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालयों तथा अभिलेखागारों में रखा जाता है। इन पांडुलिपि तथा दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सारी जानकारी मिलती है, मगर इसके साथ ही इसका उपयोग कठिन है। हाँ जी, पांडुलिपियाँ हैं आज भी हमारे संग्रहालयों में सुरक्षित हैं, अभिलेखागारों में। कुछ पांडुलिपियाँ नष्ट हो गई हैं, क्योंकि पांडुलिपियाँ हैं जो बेटा वो पेड़ के पत्तों पर लिखी जाती हैं, और पेड़ के पत्तों को इतने लंबे समय तक संभाल कर रखना बहुत ही कठिन कार्य है। हाँ जी बेटा, सेकंड पैरा है हमारा। उन दिनों छापखाने नहीं थे। यानी कि छापखाने क्या होते हैं? उन दिनों छापखाने नहीं थे। छापखाने क्या होते हैं? प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, जिससे कि लिपिक या नकल भी हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाते थे। मतलब कि आज तो हमें जब भी कोई फोटोस्टेट कराना है, किसी भी फ्रेंड ने हमारे काम कर रखा है, हम लिख नहीं रहे कि हमारा मूड नहीं है लिखने का, चलो हम इसकी फ़ोटोस्टेट कराते हैं। पहले में ऐसा नहीं होता था बेटा, क्योंकि छापखाने नहीं थे। मान लो किसी ने कुछ लिखा हुआ है तो उसको नकल उसकी करने के लिपिक क्या होता है, क्लर्क को या कोई भी व्यक्ति है उसकी नकल करने के लिए पांडुलिपि की प्रतिलिपि बनाता था, उनकी उसके जैसी हूबहू बनाता था। और कभी किसी मित्र के गृह कार्य की नकल उतारी होगी तो आप जानते होंगे यह काम आसान नहीं होता। कभी कभी मित्र की लिखावट समझ में नहीं आती, और कभी आपको मजबूर होकर अंदाज़ा लगाना पड़ता है कि क्या लिखा होगा। फलस्वरूप अपने लेख में मित्र के लेख से कुछ छोटे मोटे लेकिन कुछ महत्वपूर्ण अंतर आ जाते हैं, और पांडुलिपियों की प्रतिलिपि बनाने में भी कुछ ऐसा ही होता था। कहता है कि बेटा जब हम किसी अपने दोस्त की कॉपी उतारते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं, तो कई बार हमें समझ नहीं आती कुछ अक्षर उसने कैसे लिखे होते हैं और हम कुछ और लिखते हैं। और ऐसा ही उस समय होता था कि पांडुलिपियों की प्रतिलिपि होती है उसकी कॉपी। प्रतिलिपि का है कि सेम कॉपी बनाने में यही होता था। प्रतिलिपि बनाते समय लिपिक जो है छोटे मोटे फेर बदल करते चलते थे, कोई कहीं शब्द और कई वाक्य। यानी कि हम भी अपने दोस्त की कॉपी से कुछ लिखते हैं तो कभी कोई अक्षर खा जाते हैं और कभी कुछ लाइन ही भूल जाते हैं। सदा प्रतिलिपियाँ बनती रही, और मूल ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियाँ एक दूसरे से अलग हो गई। ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मूल ग्रंथ है, जो मेन कॉपी है, उसकी प्रतिलिपियाँ बनती चली गई और वो मूल ग्रंथ से अलग होती चली गई। सबसे बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि आज हमें लेखकों की मूल पांडुलिपियाँ शायद ही कहीं मिले। लिपिकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर पूरी तरह से निर्भर रहना पड़ता है, और इस बात का अंदाज़ा लगाने के लिए मूल लेखों में क्या लिखा होगा, इतिहास को एक ही ग्रंथ में विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। ये कह रहा है कि मूल ग्रंथ तो आज जो हैं उपलब्ध नहीं हैं। जो प्रतिलिपियां हैं जो लोगों के इतिहासकारों के द्वारा लिखी गई वो उपलब्ध हैं। हर किसी इतिहासकार ने अलग अलग लिखा, जो उसको समझ आया वही लिखा। इसीलिए हमें इन प्रतिलिपियों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। बेटा आज आपको जितना लेसन करवाया है उसको आप अच्छे से रीड कीजिए, और बेटा स्कूल में हमारी बुक्स आ चुकी हैं और बुक्स परचेज़ कर लीजिए, क्योंकि बुक्स के बिना पढ़ाई जो है अच्छे से नहीं हो पाती, और स्कूल में बुक्स उपलब्ध हैं और इसे जल्दी से परचेज़ कीजिए। ओके बेटा।